Hello, welcome you all in lecture number 7 of Industrial Engineering. Myself Sanjay Tiwari, I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow in Mechanical Department. So, let's move to our course content. Till now we have discussed about the production system, types of production system, objective of a production system, and after that we have discussed about the batch production, mass production and job order production. And after that we have discussed about the selection of plant location, selection of country, selection of state, selection of actual site, and after that we have designed the layout of a manufacturing plant, that which type of layout is suitable for our plant to produce our products in a efficient manner and to meet out the customer demand. ओके तो अब तक इतने डिस्कशन के बाद अब हमारा प्लांट रेडी है एंड वी हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वी नीड सम रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो एक लोकेशन पे, एक साइट पे वो मिलेगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हमारी एक प्लांट में, वहाँ पे उसका वैल्यू एडिशन होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस उसके ऊपर किए जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, पैकेजिंग होगी, डिस्पैच होगा, कस्टमर के पास जाएगा एंड कस्टमर यूज करने के बाद उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होने के बाद वो रिसाइकलिंग प्लांट में जाएगा। तो एक रॉ मटेरियल को एक लॉन्ग जर्नी कवर करनी है और इस जर्नी में इट नीड्स ए लॉट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स, लेबर्स, मनी, स्पेस, काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व होना है। दैट्स वाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द material handling. It is very important, it is very costly. So, we will discuss here that how we can minimize the material handling cost. Material handling cost में काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होगा, material handling equipment की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, लेबर की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, जो हम स्पेस यूज करेंगे वो इन्वॉल्व होगा, material handling equipment के जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो इन्वॉल्व होगी। तो एनी हाउ हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये देखना है। सो लेट्स मूव। Here in this slide we can see that how a raw material move throughout its journey. Here you can see that raw material हमें एक place में मिलेगा. Suppose that we are manufacturing a product which is made of steel. So we have to get raw steel. Raw steel का एक अलग location होगा जहाँ पे माइंस होंगी, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ से हमें रॉ स्टील मिलेगा। वो रॉ स्टील किसी सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर के पास वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और आफ्टर दैट वो हमारे जो प्लांट है उस प्लांट में रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद वो स्टोर में जाएगा। आफ्टर स्टोर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग शॉप, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहाँ से उसको आपके प्लांट में दिया जाएगा। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मशीन, लेबर, मैन पावर इन्वॉल्व होंगे। आफ्टर दैट वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट and it will be moved to the packaging department. After packaging department it will move to the shipping department and after shipping it will go to the dealer जो कि wholesalers हैं। After wholesaler our product will move to the retailers and after retailers it will move to the customers and customer will use at the end and after completing the product life cycle, हर product की एक life cycle है, उस साइकिल को, उस लाइफ को कंप्लीट करने के बाद वो प्रोडक्ट यूजलेस हो जाता है, एज ए स्क्रैप बन जाता है। फिर उस स्क्रैप को हम डिस्पोजल के लिए कहीं मूव करते हैं और वो डिस्पोजल में जाके रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल होने के बाद फिर एज ए रॉ मटेरियल हमारे पास वापस आएगा। तो इसको हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से लेकर ये जो इतना पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इसको हम कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का प्लांट है। तो दिस इज आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वी आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड आफ्टर शिपिंग इट गो टू द डीलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर। आफ्टर कस्टमर it will go into the disposal and recycling and after recycling we will again get as a raw material. So it is the cycle of a product, of a material. तो इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी हमने रेड एरो लगा रखे हैं, दीज आर शोइंग द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल इतना मूव कर रहा है। अब इस मूव करने के लिए विल यूज सम मैकेनिकल इक्विपमेंट,
some automatic vehicles, sometime it will use the labor, और इन सब को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। सपोज दैट रॉ मटेरियल हम अगर कहते हैं इंडिया की बात करें, रॉ मटेरियल अगर हम झारखंड से ले रहे हैं और हमारा प्लांट अगर महाराष्ट्र में है, तो झारखंड से स्टील को महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी विल यूज़ द ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, इंडस्ट्रियल ट्रक्स, और उन ट्रक्स को मूव करने के लिए हमें रोड चाहिए। तो एक बहुत बड़े स्केल पर हमें फ्लोर एरिया भी चाहिए, बहुत बड़े स्केल पर हमें व्हीकल्स भी चाहिए। तो इसलिए और इस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। ऐसे ही जब हमारा मटेरियल रिसीव हो गया, स्टोर में गया, रिसीव होने के बाद स्टोर में गया, यहाँ भी मूवमेंट हुआ। एट दिस पॉइंट जो इंटरनल हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हम उसको यूज करेंगे, एंड आफ्टर स्टोरेज इट विल गो टू द मैन्युफैक्चरिंग, अगेन वी विल यूज द इंटरनल मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट, है ना। इन द मैन्युफैक्चरिंग एट दिस लोकेशन, number of machines are there, number of cells are there, बिकॉज हम कभी प्रोडक्ट लेआउट यूज करेंगे, कभी हम प्रोसेस लेआउट यूज करेंगे। और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में भी कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, असेंबली डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उन सब के बीच में मटेरियल का मूवमेंट होना है। नो डाउट इन एट दिस स्टेज द डिस्टेंस इज नॉट टू मच, बट एक मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज करना ही पड़ेगा, है ना। और उस इक्विपमेंट को मूव करने के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो हर प्लेस पर, हर कंडीशन पे जहाँ भी मटेरियल का मूवमेंट होगा वहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती जाएगी, है ना। आफ्टर पैकेजिंग इट विल मूव द शिपिंग, अगेन हियर वी विल यूज द मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट। आफ्टर शिपिंग अगेन वी विल यूज द हैवी ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट टू द डीलर्स, and after dealer some small vehicles will be used to transport to the retailers, and after retailers customer will move to purchase the product from the shop, and again it will use some material handling equipment like we are using our car and our vehicles to purchase the our product, and after customer use again we will use the transportation and to send the recycling process. So this is the total journey of a raw material थ्रू आउट इट्स लाइफ। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये कहना ज़रूरी है कि हमारे किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड किया था वो क्या था कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, मिनिमम कॉस्ट, क्वालिटी बेस्ट हो, कॉस्ट मिनिमम हो, और क्वांटिटी, रिक्वायर क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस कर पाएँ, एंड लास्ट वन इज़ द टाइम, कि विद इन टाइम हम डिलीवरी दे पाएँ। तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट इन मिनिमम कॉस्ट, इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड डिलीवरी इन टाइम, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम। एंड वाट एवर वी आर स्टडिंग इन दिस लेक्चर्स, वो सब कहीं ना कहीं इसी जो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं इनको फोकस करता हुआ है। नो डाउट इफ़ वी आर स्टडिंग द मटेरियल हैंडलिंग हो सकता है कि आप कहें कि क्वालिटी पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करेगी, वो मटेरियल हैंडलिंग पे डिपेंड नहीं करेगी। बट अगर कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल हैंडलिंग। नियर अबाउट आई वांट टू से दैट कि 20 to 35% कॉस्ट जो भी हम परचेज करते हैं एक प्रोडक्ट, उसके MRP का 20 to 35% हम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पे करते हैं। इतना कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर किसी भी तरीके से हम मटेरियल हैंडलिंग को मिनिमाइज़ कर सकें या इकोनॉमिकल कर सकें तो हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक, सिमिलरली क्वांटिटी की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टोर से कंटिन्यूअस सप्लाई मिल रही है तो जो हमारा प्रोडक्शन रेट हमने डिसाइड किया है अपने प्लांट के लिए, दैट विल बी मीट आउट, है ना। तो इट विल अफेक्ट द क्वांटिटी एंड नो डाउट टाइम, बिकॉज हमें प्रोडक्ट को टाइमली एज पर डिमांड अपने कस्टमर्स को सप्लाई करना है। दैट्स वाई इफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर efficient, then we can supply the product to the customer in time. So we are trying to meet out this objective through this study. Okay, let's move to next slide. So here we can say that कि जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है इनका कोई भी रोल, कोई भी इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करने में नहीं है। बिकॉज प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन तो
इन द प्लांट होता है, यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करके हम उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। तो अगर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है तो भी रॉ मटेरियल से उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो चुके हैं। लेकिन मटेरियल हैंडलिंग से किसी तरह का कोई वैल्यू एडिशन नहीं पॉसिबल है। स्टिल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द मटेरियल हैंडलिंग इज नॉर्मली 20 to 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बावजूद भी इतना कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट हम उसे कहते हैं जो कि रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने में डायरेक्टली उससे इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे मशीन कॉस्ट हो, है ना, चाहे एनर्जी कॉस्ट हो, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना, दैट इज 20 to 35%। ए ह्यूज अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। एंड ए लॉट ऑफ टाइम इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन मटेरियल हैंडलिंग, है ना। टाइम आपने देखा, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मटेरियल हैंडलिंग है, बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मटेरियल हैंडलिंग है, एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी मटेरियल हैंडलिंग है। तो अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट अपनी कस्टमर तक पहुंचने से पहले कितना टाइम वो किसी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट पे ट्रांसपोर्ट होने में बिता रहा है। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा इनसे इन्वॉल्व है। एंड द इन्वॉल्व कॉस्ट एंड टाइम मस्ट बी रिड्यूस टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो जिस लेवल पर हो सकता है हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मटेरियल हैंडलिंग इशूज मस्ट बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जब हम अपने प्लांट को प्लान कर रहे हैं, हम अपने लेआउट्स को प्लान कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को प्लान कर रहे हैं, उनकी लोकेशन प्लांट के अंदर सेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेसेस। हम किस टाइप का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, उनके लिए हाउ मच स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, जिस पाथ से वो मूव करेंगे वहाँ पे स्पेस उतना होना चाहिए, है ना। दो मशीन्स के बीच में कितना गैप हो जिससे कि मैन पावर एंड मटेरियल हैंडलिंग में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, किसी तरीके का कोई बोटल नेक ना होने पाए। दो डिपार्टमेंट्स के बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की जो प्रायोरिटी हमें देखनी थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उस पर बात करना पड़ेगा। सो एज लाइक प्रीवियस डिस्कशन वी हैव टू डिस्कस प्रायरली अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग इशूज एट द प्लानिंग स्टेज। सो अगर एक नए प्लांट को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो प्लानिंग स्टेज पे डिस्कस कर सकते हैं, बट इफ़ प्लांट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एक प्लांट बन चुका है, और क्योंकि प्लांट स्मॉल ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट नहीं होता है, इट इज़ ए प्रोजेक्ट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। और अगर हमने कोई प्लांट कुछ साल पहले बनाया है और 5-10 साल के अंदर कुछ प्रोडक्ट की वैराइटीज़ चेंज हो गई हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई हैं, वी हैव सेट अप सम मोर मशीन्स, सम मोर डिपार्टमेंट, अब एट दैट कंडीशन वी हैव टू अगेन रीशेड्यूल आवर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो जो ओल्ड थे वो किसी स्पेसिफिक साइज़ के लिए, स्पेसिफिक वेट के लिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए सुटेबल थे। लेकिन फॉर द करंट नीड इट मे बी कि दैट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर नॉट सुटेबल, सो वी हैव टू रीशेड्यूल and redesign our material handling system. So existing plant may also be modified by using modern material handling devices. Okay. So here we want to discuss that objective of material handling. So material handling main objective is to reduce the cost, and it can be seen very easily, but some more parameters are there. सपोज दैट आप अपने घर में रह रहे हैं और आपको अपने घर के अंदर ही मूवमेंट करने में, एक रूम से दूसरे रूम में, किचन से वॉशरूम से मूवमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस घर में आपको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इट विल बी नॉट सूटेड फॉर यू, है ना। आपको लगेगा कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है। इट मीन्स आप जो भी वहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, अगर हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट तो रिड्यूस होनी ही होनी है। अदर देन दिस वी विल हैव ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय दिस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। फर्स्ट इज, एज यू नो, दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट? बाय रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग लेबर, है ना। आई वांट टू से वन थिंग
दैट व्हाट इज़ द आइडियल केस, व्हाट वी नीड, द आइडियली व्हाट वी नीड। हम तो ये चाहते हैं ना कि मटेरियल हैंडलिंग हो ही ना। एक आइडियल केस में तो ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम डिज़ाइन हो जाए कि एट द सेम प्लेस रॉ मटेरियल भी मिल जाए, एट द सेम प्लेस मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए, वहीं पैकेजिंग वहीं पे हमारा कस्टमर भी हो, और एट द सेम प्लेस कस्टमर के साथ ही रिसाइकलिंग हो जाए, फिर से वहीं हो जाए, विद इन ए स्मॉल एरिया ऑल दीज थिंग्स अगर पॉसिबल हो जाए, तो आप जरा सोचिए ना कितना मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। सो इट इज़ द आइडियल केस कि जहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट जीरो पड़ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी कैन मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। सो reduction in cost by reducing material handling labor. When we say material handling cost, it means cost of equipment and as well as cost of labor. तो अगर हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग कम होगी तो नो डाउट लेबर कॉस्ट भी कम होगा। जो ट्रक पे ड्राइवर काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है कि मटेरियल को, किसी प्रोडक्ट को मैनुअली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें एक लेबर इन्वॉल्व है। इट मे बी एक लेबर, एक वर्कर हमारा एक टेबल पे बैठा है और एक मशीन से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको शिफ्ट करके दूसरे मशीन पे ले जाना है और गैप केवल नियर अबाउट 3 फीट्स है, तो एक हाथ से लिया दूसरे हाथ पे दिया, तो ही हैज़ ए वर्क फॉर 24 आवर्स और एक मैन पावर 24 आवर्स के लिए इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उस मशीन से उस मशीन के बीच में ये जो 3 फीट का गैप है ये ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो नो डाउट एक वर्कर का जो वेजेज है उसकी जो कॉस्ट है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वी विल ट्राई टू रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग लेबर कॉस्ट। अगेन, रिडक्शन इन कॉस्ट बाय रिड्यूस डैमेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग हैंडलिंग। whenever we handle a material and we transport a material from one place, material or any product from one place to another place, always some damages are possible. अगर हम किसी भी सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, इवन इफ वी आर चेंजिंग आवर हाउस, वी आर ऑन द रेंट एंड वी आर चेंजिंग आवर हाउस, तो एक घर को छोड़कर दूसरे घर के जाने के बीच में जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ सामान हमारा ख़राब हो जाता है, एंड दैट हैव ए कॉस्ट, that damaged material have a cost. So if we can reduce this type of material handling, we can reduce the material handling cost and by reducing the damage of material handling cost, है ना। Again, reduction in cost by better utilization of space. better utilization of space का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, इन आवर प्लांट वी हैव ए नंबर ऑफ मशीन्स, और मशीन्स को वर्क करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फिर एक मशीन पे कोई काम हुआ, फिर दूसरे मशीन पे जाना है तो उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, दैट विल बी सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल। सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मटेरियल हैंडलिंग हमारी प्रॉपर नहीं है तो इट मे बी कि हमारी मशीन है, वर्कर है, बट उसके पास मटेरियल नहीं पहुंचा, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो एट दैट टाइम वर्कर एंड मशीन्स आर आइडल, देयर इज़ नो प्रोडक्शन and we are not producing anything. So material cost, because of material handling, our machine cost and labor cost is wastage. So अगर properly utilization हम करना चाहें अपने resources का, तो बहुत proper material handling system हमारे डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। Again, next is reducing in process storage, or we can say reducing in process inventory. In process inventory से मतलब ये है कि सपोज दैट वी हैव ए मशीन दैट इज़ नोन एज, यहाँ पे हम टर्निंग कर रहे हैं, लेथ मशीन है। आफ्टर दैट वी हैव ए ड्रिलिंग मशीन, यहाँ हमें ड्रिल करना है। कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे हमें पहले उसकी टर्निंग करनी है, डायमीटर रिड्यूस करना है, एंड आफ्टर दैट वहाँ उसमें एक होल करना है, ड्रिलिंग करना है। तो एट दैट टाइम सपोज दैट कि टर्निंग होने में 2 मिनट लग रहा है एंड ड्रिलिंग होने में सपोज दैट 4 मिनट का टाइम यूटिलाइज हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन। 2 मिनट में एक जॉब पर टर्निंग होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहते हैं 4 मिनट लगेगा, तो यू विल सी दैट एट दिस प्लेस एक इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज पर 2 मिनट दिस मशीन इज प्रोड्यूसिंग 1 प्रोडक्ट एंड पर 4 मिनट दिस मशीन इज प्रोड्यूसिंग 1 प्रोडक्ट। तो एक 2 मिनट ये फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे हर 2 मिनट में एक प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री क्रिएट होगी दैट इज नोन एज इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, और इसी को हम कह रहे हैं
कि इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो इन प्रोसेस इन्वेंट्री का मतलब इतना मटेरियल हमारे पास ब्लॉक है। मटेरियल ब्लॉक होने का मतलब क्या है, इस पर कॉस्ट इन्वॉल्व है, इतनी कॉस्ट ब्लॉक है। सो अगर कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया जाए कि रिसोर्सेज बढ़ा के, मशीन्स को रीअरेंज करके, ऑटोमेटिक मशीन लगा के, हाई प्रोडक्शन रेट वाली मशीन लगा के यहाँ पे हम 2 ड्रिलिंग मशीन लगा दें तो ये स्मूथ हो जाएगा। और या तो कुछ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को कुछ रीशेड्यूल करके कुछ कर सकते हैं। एनी हाउ वी विल ट्राई टू रिड्यूस इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट, है ना। सो इसी का बाय प्रोडक्ट क्या है, डिक्रीजिंग इन्वेंट्री। अगर मटेरियल हैंडलिंग हमारा प्रॉपर होगा तो हमारे पास इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होगी, और इन्वेंट्री कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सो लेट्स गो इन नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, second objective is increase in capacity, better utilization of space, reducing travel space। स्पेस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस वी हैव टू यूज आवर फ्लोर एरिया। सो अगर हैंडलिंग मिनिमाइज होगी तो फ्लोर एरिया हमारा बचेगा, है ना। इट विल, और इस फ्लोर एरिया को हम प्रॉपरली कहीं और किसी वर्क में और किसी रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन बाय इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल। मटेरियल की सप्लाई प्रॉपर होगी तो हर मशीन्स, हर वर्कर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा। अगेन फास्टर लोडिंग एंड अनलोडिंग। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अगर प्रॉपर है तो हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग मशीन पर भी और डिस्पैच करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ा फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। हाँ, वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि एक जो प्लांट है, उस प्लांट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, काम करने में स्मूथनेस हो, प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसको भी इंश्योर करता है। ठीक है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, इजी वर्किंग, फुल प्रूफ ऑपरेशंस, इस टाइप का जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं इसको सोचते हुए और प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं कि जो सेफ़ हैं, जब हम सेफ्टी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट फॉर ओनली द वर्कर, सेफ्टी फॉर मैन, सेफ्टी फॉर मशीन, सेफ्टी फॉर मटेरियल, है ना। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स ये इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। आवर अल्टीमेट गोल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना, विथ गुड क्वालिटी, मिनिमम कॉस्ट इन एंड प्रॉपर क्वांटिटी in minimum delivery time. So customer service can be improved by following proper material handling system which will be enable regular and timely market supply. So therefore some of disadvantage also in the material handling system. Main disadvantage because we will use a very automatic and heavy trucks and automated guided vehicles and conveyor belt. So when we use the mechanized material handling equipment, it will need a lot of investment, है ना। So additional capital investment is required. एक इन्वेस्टमेंट हमने कर चुके हैं दैट इज़ नोन फॉर प्लांट के लिए, जिसमें मशीन्स के लिए हमने कर रखा है, बिल्डिंग के लिए कर रखा है। एक अदर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ बी सो मच हाई वैल्यू, है ना। एंड वन मोर थिंग इज लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। It is very important. Flexibility means because demand of the product is day by day changing. Customers के जो thoughts हैं वो day by day change हो रहे हैं, वो हर प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन चाहते हैं और इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू मीट आउट दैट डिमांड। सो ऐसा होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूसली इन वेरी फ्यू टाइम इट इज़ चेंजिंग। और अगर हमने अपने प्लांट में जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है एक प्रीवियस प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है, उसके जो प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं उसके शेप, साइज, वॉल्यूम के हिसाब से हमने अपने कन्वेयर बेल्ट, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स एंड चैन एंड बकेट वगैरह डिज़ाइन कर रखे हैं, और फिर प्रोडक्ट का साइज़ चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, उसका वेट चेंज होता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीलोकेट, रीशेड्यूल, रीडिज़ाइन आवर मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, क्योंकि पिछला वाला तो सब यूजलेस हो गया। अब हमें दूसरे नए प्रोडक्ट के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये एक पॉसिबिलिटी है
इफ़ वी आर यूजिंग द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, है ना। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डिजाइन ऑफ पर्टिकुलर शेप, साइज एंड वॉल्यूम। बिकॉज जो भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, हम उसको एक पर्टिकुलर शेप, साइज एंड वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और जब भी शेप, साइज एंड वॉल्यूम चेंज होगा तो हमें उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, एंड इट विल इंक्लूड द कॉस्ट। अगेन ब्रेक डाउन, because every mechanical material handling equipment is a mechanical equipment. It will have a number of mechanism, number of links, so and they will move with respect to each other. So इसमें ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज़ होगी। अब किसी भी असेंबली लाइन में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइन में अगर जो आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है फॉर सम टाइम ब्रेक डाउन हो गया, तो एट दैट टाइम मशीन इज़ रेडी, वर्कर इज़ रेडी, बट मटेरियल की का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। मटेरियल एक प्लेस से दूसरे, एक मशीन से दूसरे मशीन में नहीं जा रहा है, तो इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन, है ना। तो एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए अगर ब्रेकडाउन होगा तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर अस। तो ड्यू टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व, सो ब्रेकडाउन मे बी पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट इज नीड फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज मैकेनिकल इक्विपमेंट आर इन्वॉल्व, breakdown may be possible. So to avoid the breakdown we have to use the preventive maintenance cost, continuous servicing उसकी करनी पड़ेगी, continuous उस पर watch रखना पड़ेगा। So let's move to other slide. What are the basic handling system? So we can classify our material handling system in 4 ways. This is equipment oriented system. Equipment oriented system से मतलब ये है कि जो भी इक्विपमेंट हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसके हिसाब से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को बनाया जाए। लाइक इंडस्ट्रियल ट्रक, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैवी आइटम को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो वी विल यूज़ द इंडस्ट्रियल ट्रक, कन्वेयर सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियल ओरिएंटेड सिस्टम, कि हमारे पास मटेरियल किस टाइप का है, सिंगल पीस में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है या बल्क में करना है, या इट मे बी समटाइम्स फॉर ए केमिकल इंडस्ट्रीज मे बी लिक्विड लाइक डीजल, पेट्रोल एंड some milk and any other chemical. It is based on the material oriented system. After that method oriented system. Method oriented system means कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, बैच प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एट दैट प्लेस वी कैन यूज़ द मैनुअल सिस्टम, वी कैन यूज़ द मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन ओरिएंटेड सिस्टम। फंक्शन ओरिएंटेड सिस्टम का मतलब है कि in which direction we are trying to transport our material. Transportation may be possible in horizontal direction, vertical direction, or in some inclined direction, है ना, or it may be sometimes intermittent motions. Okay. So here some principle are listed. Actually this is not the principle, it is a guideline कि what we have to keep in our mind while we are designing to material handling system. So all these are known as principles. First is planning principle, system principle, simplification principle, material flow principle, gravity principle, unit size principle, space utilization principle, safety principle, mechanization principle, flexibility principle, equipment selection principle, standardization principle, lightweight principle, motion principle, idle time principle, obsolescence principle, maintenance principle, control principle, capacity principle, performance principle. These are the principle while we are trying to design our material handling, हमें दिमाग पर रखना पड़ेगा। लाइक वेरी सिंपल ग्रेविटी प्रिंसिपल। ग्रेविटी प्रिंसिपल मीन्स कि बिकॉज हमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि हमें ऊपर से नीचे अगर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कहीं यूज कर सकें तो इट विल नॉट यूज़ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वी कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकेगी हम ग्रेविटी प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे। सो and here is a number of principle, number of parameter we can use. So for today's session it is enough and we will meet in next lecture. Thank you so much. Best wishes.